नमस्कार बच्चों, जय हिंद जय भारत। एक बार फिर नई वीडियो के साथ आज हम क्लियर करेंगे गैस क्या होती है या गैस के नियम क्या हैं। यानी कि आपका जो थर्मोडायनेमिक्स का जो पार्ट है गैस के नियम, जब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे जब तक हम इसके नियम नहीं समझेंगे या गैस लाज होते क्या हैं या कैसे जो बेसिक आपके जो पैरामीटर्स हैं हम उनकी बात की थी मैंने पिछली बार, और हीट की बात की थी, टेम्परेचर की बात की थी। आज हम बात करेंगे गैस और उसके नियम की। तो गैस तो आप जानते ही होंगे, अगर हम बात करें गैस जो है वो उस इजीली फ्लो कर सकती है। यानी कि मैंने आपके किसी भी मैटर के 3 फॉर्म बताई थी आपको, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आप जानते हैं सॉलिड जिसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होता है। अगर हम बात करें लिक्विड्स की तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर बदल जाता है और फ्लो कर सकती है। इसी तरह से गैस जो है वो ज़्यादा फ्लो कर सकती है। तो अगर हम बात करें जैसे एयर की, तो एयर भी एक गैस है और उसमें बहुत सारी नंबर ऑफ गैसेस का मिक्सचर है। तो अगर हम सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करेंगे तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो बेसिक 3 चीज़ें होती हैं। जैसे आपको मैंने बताया था प्रेशर या दाब, दूसरा मैंने बताया था आपको टेम्परेचर या ताप, या तीसरा मैंने आपको बताया था वॉल्यूम या आयतन। तो ये तीनों को हम P, T और V से रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हीं तीनों के आधार पर, यानी इन तीनों का क्या रिलेशन होता है गैसों के माध्यम से, उसकी हम आज बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि गैस जो है कितने तरह की होती हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें जो गैस के नियमों का पालन करती हैं, जो गैस, उन्हें हम आदर्श गैस कह सकते हैं या आइडियल गैस कह सकते हैं या परफेक्ट गैस कह सकते हैं। जो गैसें उनके नियमों का पालन नहीं करती, जो आदर्श नहीं होती, उन्हें हम वास्तविक गैस या रियल गैस कह सकते हैं। जैसे एयर को हम जो है वो हम आइडियल गैस की कैटेगरी में रखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इनका रिलेशन क्या है या कितने नियम हैं, तो कुछ नियम के बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। जैसे सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे बॉयल्स, उन्होंने ये बताया, अगर हम बॉयल नियम की बात करते हैं, बॉयल्स लॉ की बात करते हैं, तो जो बॉयल्स नियम है आपका या बॉयल्स लॉ जो है वो ये कहता है कि अगर आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात करें, यानी कि टेम्परेचर को हम कांस्टेंट कर रखेंगे या नियत रखेंगे, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और आपका जो वॉल्यूम है वो आपके जो प्रेशर होता है आपका उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि या हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि P पर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। आप समझ सकते हो कि अगर हम आयतन की बात करते हैं तो आयतन आपका जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है दाब के। तो कह सकते हैं, या इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो PV है आपका वो नियत है या कांस्टेंट है। ठीक है, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर 2 पॉइंट के बीच, अगर हम बात करें 2 पॉइंट्स के बीच की बात कर रहे हैं और इसको हम 1 मान लें और इसको 2 मान लें, तो आपका जो P1 V1 = P2 V2 होगा। तो इस तरह से हम कई बार प्रश्न पूछे जा सकते हैं आप लोगों से कि बॉयल्स लॉ क्या है। तो बॉयल्स लॉ को आप सीधे शब्दों में डिफाइन कर सकते हैं या आप इस तरह से लिख सकते हो। इसके ऊपर छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी कई बार पूछे जा सकते हैं, तो इसे आसानी से कर सकते हैं। ये जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके माध्यम से भी या उसके लिए भी, या फिर जो दूसरे जो हमारे साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ा हेल्पफुल है। और जब हम खास तौर से हीट, टेम्परेचर या थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तब हम इन नियमों की बात जरूर करेंगे, इन लॉज की बात जरूर करेंगे। तो बॉयल्स लॉ आपको समझ में आया होगा कि हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या अगर हम कहें तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो या हम कह सकते हैं ये सब किस पे हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है। दूसरा अगर हम बात करें चार्ल्स लॉ की, अब ये चार्ल्स लॉ क्या है, तो चार्ल्स लॉ की अगर बात करते हैं तो अगर आप चार्ल्स लॉ की बात कर रहे हैं, चार्ल्स भी एक साइंटिस्ट थे, तो चार्ल्स का नियम क्या कहता है, देखिए चार्ल्स साहब ने जो कहा, उन्होंने कहा कि आपका कांस्टेंट प्रेशर या जो प्रेशर है इस बार वो कांस्टेंट रहेगा या नियत रहेगा। ठीक है, यानी कि 3 पॉइंट्स की मैंने बात की है,
पहले उसमें हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया था, इस बार हम कांस्टेंट किसको रख रहे हैं? प्रेशर को रख रहे हैं। और प्रेशर कांस्टेंट रख के अगर हम बात करें कि आपका जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, या आयतन जो है वो अनुक्रमानुपाती है आपके तापमान के, इसको बोलते हैं चार्ल्स लॉ। या हम सीधे शब्दों में इसको जो है कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहे कि V/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। या हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि अगर दो पॉइंट्स के बीच में लें, ये 1 मान लिया आपने और इसको 2 मान लिया, जैसे आपने बॉयल्स लॉ में लिया था, तो V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ये हो गया आपका चार्ल्स का नियम या चार्ल्स लॉ। तो आपको बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ दोनों समझ में आए होंगे। इसके बाद हम एक और बात करेंगे, जो तीसरा नियम है आपका, जो तीसरा नियम है आपका, अगर हम उसकी गैलुसाक लॉ आपने सुना होगा, एक गैलुसाक भी एक साइंटिस्ट हुए थे, गैलुसाक। गैलुसाक साहब ने क्या कहा? जो गैलुसाक साहब हैं उन्होंने भी, अगर हम बात करें तो गैलुसाक साहब ने क्या कहा कि आपका इस बार आयतन को कांस्टेंट रखेंगे, यानी कि वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हम बात कर रहे हैं तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपका जो प्रेशर होता है या जो आपका दाब है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है टेम्परेचर के। बात समझ में आई? यानी कि तीनों के रिलेशन में हमने तीन डिफरेंट वैज्ञानिकों ने इसको बताया। या हम ये भी लिख सकते हैं कि P/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। या अगर दो पॉइंट्स के बीच लें हम, भाई कोई दो पॉइंट हैं उनके बीच अगर हम बात कर रहे हैं, तो P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। ये हो गया आपका गैलुसाक का नियम। तो तीन नियम आपको समझ में आए। तो आपका जो है बॉयल्स का लॉ हो गया, चार्ल्स का हो गया, अवागाद्रो का हो गया, यानी कि आपने सारे नियम समझ लिए, या गैलुसाक का नियम हो गया। इन सारे नियम के बाद अगर हम कुछ नियमों को कंबाइन करें, अगर मैं बात करूं कुछ इस तरह से कि आपका जो है PV/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर आप दो पॉइंट्स के बीच में लें तो कंबाइंड गैस लॉ क्या कहेगा? दैट इज P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2। इसमें आपका जो P1 है प्रेशर एट द पॉइंट 1, वॉल्यूम V1, PV1 आपका वॉल्यूम एट पॉइंट 1, T1 टेम्परेचर एट पॉइंट 1, P2 आपका प्रेशर एट पॉइंट 2, V2 वॉल्यूम एट पॉइंट 2, T2 एट टेम्परेचर 2। तो यानी कि दो पॉइंट्स के बीच में अगर आप लें तो ये कंबाइंड गैस लॉ हो गया आपका। कंबाइंड गैस लॉ को जो है आप जो है जो पहले नियम थे उनके आधार पे हमने कंबाइन करके आपको बताया। इसके बाद अगर मैं बात करूं आइडियल गैस लॉ या आदर्श गैस नियम, आदर्श या आइडियल की अगर बात करें, जो इन नियमों का पालन करती हैं उन्हें हम आदर्श गैस कह सकते हैं। दुनिया में कोई भी आदर्श गैस नहीं है। हम एयर को आदर्श गैस मान सकते हैं, परफेक्ट गैस मान सकते हैं, बट आइडियली कोई ऐसी चीज है ही नहीं, या ऐसी कोई गैस नहीं बनी है। जनरली जो गैसेस हैं वो वास्तविक गैसें हैं, रियल गैसें हैं। तो फिर भी हम अगर मानते हैं आइडियल गैस जो हैं आप उनके आधार पर एक और नियम की हम बात करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि PV इज इक्वल टू nRT। अब ये आपका आइडियल गैस लॉ है, या इसको हम इस तरह से जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसे इस तरह से लिख सकते हैं, जहां पर आपका जो P है वो आपका दाब या प्रेशर हो गया, V आपका आयतन या वॉल्यूम हो गया, T आपका टेम्परेचर हो गया, और यहां पर जो R की बात कर रहे हो, R क्या है? वो गैस कांस्टेंट है, या गैस जो है नियतांक या जो भी आप कांस्टेंट ले रहे हैं वो आपका, ठीक है। और इसकी वैल्यू की अगर हम बात करते हैं, इसकी वैल्यू की बात जरूर करेंगे, जब R की वैल्यू की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू की बात जरूर करेंगे। इसकी वैल्यू 8.31, और हम इसको 2 डेसिमल तक लिखें या अगर 3 डेसिमल तक लिखें तो 4 जूल। अगर हम जूल की बात कर रहे हैं, अगर हीट आप जूल में ले रहे हैं तो जूल पर, क्योंकि मोल जो है आपकी वो आपके मॉलिक्यूल्स की जो हम काउंटिंग करते हैं मोल्स में करते हैं, तो मोल उसके बाद क्या होता है। अगर इसको अगर आपको इसको जो है ये लिखा आपने जूल पर मोल केल्विन में, अगर इसको मैं
किलो जूल पर केजी केल्विन में लिखना चाहूं तो आप लिखेंगे 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, वो मास आपका इस बार जो है वो आपने केजी में ले लिया। या अगर हम बात करें 287, अगर हम इसको इस बार क्या किया आपने 287 और जूल में लेंगे, जूल पर केजी केल्विन। आप इस तरह से लिख सकते हो। तो ये आर की वैल्यू हो गई और आपका इसमें बचा एन। तो एन आपका जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसकी आप बात कर रहे हैं। तो इसमें इन चीजों को हम बात करते हैं। तो ये आपका हो गया आइडियल गैस इक्वेशन। इससे हम कई बार जो है गैस इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। एयर के केस में ऐसा हम बात करते हैं। एक चीज और सुनी होगी आपने, मैंने स्पेसिफिक हीट के बारे में आपको बताया था, सीपी, या जो आपने सी सुना था। अगर सी को हम यानी कि जो आपने बात कर रहे हैं, हम स्पेसिफिक हीट की अगर बात कर रहे हैं तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की अगर हम बात करें, और दूसरा अगर हम सीवी की बात करें, सीवी क्या होता है आपका, सीवी यानी कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो सीपी सीवी की कुछ वैल्यूज होती हैं। जैसे अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो अगर सीपी की वैल्यू की अगर आप बात करें तो सीपी की वैल्यू हमेशा 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन। इसी तरह से अगर हम सीवी की बात कर रहे हैं तो सीवी इज इक्वल टू 0.718 यानी कि 0.718 किलो जूल पर केजी केल्विन हो सकता है। और अगर हम बात करें आर जो है आपका वो क्या हो गया, सीपी माइनस सीवी, ये भी कह सकते हैं। तो फिर मैंने आपको बताया था कि ये वैल्यू हमेशा होती है 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन। ये आदर्श गैस के लिए है, या आइडियल गैस के लिए है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं गामा की, तो गामा क्या है, ये रेशो हो गया सीपी और सीवी का, और ये आपका हो जाएगा 1.4। ये एयर के केस में जिसे हम परफेक्ट गैस मानते हैं, आइडियल गैस मानते हैं, तो इन एजम्पशंस को लेते हैं हमेशा, ये ध्यान रखना आप हमेशा। तो ये गैस के जो नियम मैंने बताए और जो मैंने आपको बताया आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, इस तरह की चीजें होती हैं। एक और चीज लेते हैं हम कई जब इस तरह की इक्वेशन को सोल्व करते हैं, एक चीज और ले सकते हो आप। अगर मैं इसको सच ले रहा हूं, एक आप जो है एसटीपी की बात करते हैं हम, एसटीपी, और एक बात करते हैं एनटीपी। ये दो तरह के जब हम गैस इक्वेशंस को सोल्व करते हैं तो ये दो चीजें लेते हैं। एसटीपी का मतलब होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और एनटीपी हो गया नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ये तो इनकी इक्वेशन फुल फॉर्म हो गई। अब ये होता क्या है, इसमें दो चीजें हैं, टेम्परेचर और प्रेशर। अब वो कौन सा टेम्परेचर है, कौन सा प्रेशर है। अगर हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं, आपको मैंने बताया था, अगर हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर हो गया आपका 273 पॉइंट, हमेशा ध्यान रखना 273.15 केल्विन। ठीक है, ये हो गया आपका टेम्परेचर। और अगर हम इसमें प्रेशर की बात करें तो जो स्टैंडर्ड में जो प्रेशर लेंगे वो हमेशा 1 एटमॉस्फेयर से थोड़ा सा कम होता है। यानी कि अगर बात करें तो 0.987 के करीब होगा वो एटमॉस्फेयर प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बात समझ में आई। दूसरा, अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर आप एनटीपी की बात कर रहे हैं तो वो टेम्परेचर जो होगा आपका वो 293 अप्रोक्सीमेट 293.15 यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस भी ले सकते हो, और उसमें जो प्रेशर होगा वो 1 एटमॉस्फेयर की बात करेंगे। तो ये एसटीपी और एनटीपी जब लेते हैं, जब आप इनकी इक्वेशन को सोल्व करते हैं, तो शायद आपको क्लियर होगा। मैंने आपको बताया बॉयल्स लॉ के बारे में, मैंने बताया आपको चार्ल्स लॉ के बारे में, मैंने बताया आपको गैलुसाक के बारे में, मैंने बताया आपको अवागाद्रोस लॉ के बारे में, मैंने बताया आपको कंबाइंड लॉ क्या होता है, मैंने आपको बताया कि आइडियल इक्वेशन क्या होती है, या कैसे उसमें आर, सीपी, गामा, सीवी ये होते क्या हैं, या उसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। तो आई थिंक ये जो वीडियो है मेरी काफ़ी आप लोगों को जो है इसकी काफ़ी वेटेज है जो आपके एग्जाम्स होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, या जो साइंस के स्टूडेंट हैं 9th और 11th के, उन बच्चों को भी इसको क्लियर हुआ होगा। ये केमिस्ट्री में या फिजिक्स में कई बार पूछी जाती हैं चीज़ें। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, और मैं नई वीडियो लेके आऊँगा इसके बाद, क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं हीट, टेम्परेचर की या गैसेज की। अगली वीडियो में मैं और आगे जाऊँगा, मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात करूँगा। तो तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। सभी को नमस्कार।